सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास एमए एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है भौगोलिक चिंतन यानी इवोल्यूशन ऑफ थॉट यूनिट इसकी फर्स्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है भूगोल की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य, विशेषण और अवधारणा। यहाँ पे अब जो सेकंड क्वेश्चन आया है इसकी अवधारणा, जितनी भी इसकी अवधारणा है उनमें प्रश्न आया है। नंबर देखो, प्रश्न देखो, भूगोल की परिभाषा दीजिए, भूगोल की आधारभूत अवधारणाओं की विवेचना कीजिए। यहाँ पे कौन सा प्रश्न पूछा गया? आधारभूत अवधारणाएं पूछी है यहाँ की विवेचना करनी है। तो देखो पहले बात करते हैं थोड़ा सा परिचय। तो देखो परिभाषा जो भूगोल की है मैंने इससे पहले वीडियो में बता चुका है, दोबारा बताने से कोई अर्थ नहीं है। आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। परिभाषा मैंने 7-8 वैज्ञानिकों की बता दी है। भूगोल मूलतः एक भूतल पर विद्यमान प्राकृतिक एवं मानवीय तथ्यों तथा घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। ये आपको पता है। भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं अवधारणाएं निम्न है, यानी संकल्पना बता दो या अवधारणाएं बता दो वो निम्न है। नंबर 1 बात करते हैं। नंबर 1 अवधारणा है वह है भूतल की संकल्पना या अवधारणा। भूतल की अवधारणा, भूतल के अंतर्गत पृथ्वी की ऊपरी सतह, धरातल के नीचे की भूप्रपट्टी, पृथ्वी के नीचे वायुमंडल तथा महासागरीय जल तथा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। और उन तीनों की बिल्कुल मुख्य अवधारणा इस प्रकार से है। नंबर 1 बात करते हैं अगर इसमें, तो वो है स्थलमंडल। स्थलमंडल के अंदर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर धरातल या उससे संलग्न भूप्रपट्टी सेल सम्मिलित है। धरातल के नीचे स्थित सेल प्रपट्टी भूपटल की विरूपण की क्रियाएं हैं। इसी प्रकार से है सेकंड वायुमंडल। इसमें पृथ्वी का निचला वायुमंडल समाहित होता है जिसमें ऋतु एवं जलवायु संबंधी घटनाएं तथा परिवर्तन होता है। यह सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला है जलमंडल। इसके अंतर्गत महासागर, सागर और उनके नितल सम्मिलित होते हैं। सेकंड जो अवस्थिति है, जो सेकंड संकल्पना है वो है, पहला हो गया भूतल की अवधारणा या संकल्पना, सेकंड है वो है अवस्थिति। अवस्थिति ओब्लिक स्थिति, स्थिति की अवधारणा। इसके अंदर देखो ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 बात करते हैं इसके अंदर ज्यामिति, ज्यामितीय स्थिति। सेकंड है वो है प्राकृतिक स्थिति। तथा थर्ड है वो है सापेक्ष या भौगोलिक स्थिति। तो ये 3 प्रकार की स्थितियां होती है। नंबर 1 देखो इसमें ज्यामितीय स्थिति के बारे में। ज्यामितीय स्थिति किस प्रकार से होती है? ग्लोब या मानचित्र पर अक्षांश या देशांतर, यानी अपना जो ज्यामितीय स्थिति है तो ग्लोब होता है, ग्लोब की जो अक्षांशीय और देशांतीय स्थिति होती है यहाँ पर उसको ज्यामितीय, ग्लोब पर अक्षांश तथा देशांतर द्वारा प्रदर्शित स्थिति को ज्यामितीय स्थिति कहा जाता है। किसी स्थान या क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अक्षांशीय स्थिति की जलवायु, वनस्पति, मानव व्यवसाय तथा मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है इस स्थिति का जो है। अगला है प्राकृतिक स्थिति। देखो सेकंड है जो प्राकृतिक स्थिति। प्राकृतिक स्थिति है किसी स्थान या क्षेत्र के महाद्वीपीय, महासागर, पर्वत, नदी, सागर आदि के संदर्भ में स्थिति को प्राकृतिक स्थिति कहते हैं।
प्राकृतिक जो स्थिति है का मानव क्रियाकलापों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दशाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। महाद्वीपीय स्थिति, महासागरीय स्थिति, द्वीप की स्थिति, किसी पर्वत की स्थिति आदि इनके उदाहरण पाए जाते हैं। तो ये हो गया स्थिति के परिणाम। अगला है सापेक्ष या भौगोलिक स्थिति, किसी स्थान, प्रदेश। तीसरा है सापेक्षिक या भौगोलिक स्थिति के बारे में देखो, किसी स्थान, प्रदेश या देश की अन्य भूभागों तथा देशों के संदर्भ में प्रदर्शित स्थिति को सापेक्ष स्थिति कहते हैं। इसके कई प्रकार हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट है केंद्रीय स्थिति, दूसरा है परिधीय या सीमांत स्थिति और सामरिक स्थिति। तो ये हो गए अब स्थिति की जो अवधारणा दी उसके बारे में, ठीक है। अब जो तीसरी संकल्पना है वो देखो, जो थर्ड संकल्पना है वो है भूदृश्य की संकल्पना। भूदृश्य की संकल्पना, भूदृश्य के अंदर भूतल पर स्थित दृश्य समस्त तथ्यों के योग को भूदृश्य कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है प्राकृतिक भूदृश्य, ठीक है। प्राकृतिक भूदृश्य, इसके बारे में देखो, प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निर्मित भूदृश्य को प्राकृतिक भूदृश्य कहा जाता है। इसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी घाटी, जलोढ़ पंख, दरारी घाटी, फ्योर्ड तट, रिया तट, डेल्टा, विभिन्न प्रकार के डेल्टा, एस्टुरियन, जलप्रपात, वन, विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट, वन आदि जो जितना भी प्राकृतिक दृश्य बनता है प्रकृति के द्वारा वो किसमें शामिल किया जाता है? प्राकृतिक भूदृश्य के अंदर सम्मिलित किया जाता है। सेकंड है वो है सांस्कृतिक भूदृश्य। सांस्कृतिक भूदृश्य देखो, सांस्कृतिक भूदृश्य मानव द्वारा निर्मित या संशोधित भूदृश्य को सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। मानव निर्मित ग्रह, ग्राम, नगर, फसलें, उद्यान, उपवन, परिवहन मार्ग, रेल, सड़क, नहर आदि, कारखाने, कार्यालय, विद्यालय आदि सांस्कृतिक भूदृश्य के प्रमुख घटक माने जाते हैं। तो ये हो गया सांस्कृतिक भूदृश्य। अब ये सांस्कृतिक भूदृश्य और प्राकृतिक भूदृश्य की संकल्पना को किसने, हॉटसन ने, देखो अपने शब्दों में क्या कहा है। हॉटसन ने अपने शब्दों में इस प्रकार से व्यक्त किया है, भूदृश्य की सार प्रकृति की अभिव्यक्ति उसके रंग और रूप से होती है, जिसे देखा या अनुभव किया जा सकता है प्रतिरूप से, कि उसका स्मरण बिल्कुल सामने या बिल्कुल से उसको देखा जा सकता है या उनका अनुभव किया जा सकता है। तो वो क्या कहा है इन्होंने, हॉटसन ने कहा है ये परिभाषा, ठीक है। अगला है, ये परिभाषा हो गई भूदृश्य की जो अवधारणा थी। अगला है वो है क्षेत्रीय विभेदनशीलता। नंबर फोर्थ है क्षेत्रीय विभेदनशीलता। क्षेत्रीय विभेदनशीलता या इसको बोलते हैं भिन्नता। भिन्नता की संकल्पना, अब देखो, हेटनर 1905 में क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना का स्पष्टीकरण किया था। उन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान माना और बताया कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उन्होंने विभिन्न लेखों के माध्यम से क्षेत्रीय भिन्नता के स्पष्टीकरण को ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य बताया। इसी जो क्षेत्रीय विभेदनशीलता की संकल्पना है, इसको उन्होंने 1950 में स्पष्ट किया और भूगोल वह विज्ञान है जो ब्रिटिश भूगोलवेताओं के अनुसार, देखो 1950, जो क्षेत्रों के विभेदीकरण और संबंधों के विशिष्ट संदर्भ में पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। क्षेत्रीय भिन्नता का अभिप्राय भौतिक तथ्यों, उच्चावच, जलवायु,
मिट्टी एवं खनिज, वनस्पति, पशु जीवन आदि और सांस्कृतिक तथ्यों, जनसंख्या, कृषि, खनन, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संसाधनों, ग्रह आदि वस्तुओं के वितरण में विषमता भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी की किसी भी दो क्षेत्रों की धरातल बनावट बिल्कुल एक जैसी नहीं है। जलवायु और उसके तत्व, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता एवं वर्षण आदि से भी विविधता और स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। उपयुक्त विवरण का निष्कर्ष यह है कि भूगोल में जिन तथ्यों और भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है वे स्थानांतर से भिन्न भिन्न होते हैं। अगली है जो पांचवी है वो है मापनी की संकल्पना। मापनी की अवधारणा इसमें देखो, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों तथा क्षेत्रों के अध्ययन किया जाता है और उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित भी किया जाता है। तो मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए स्थानों के बीच की दूरी तथा किसी क्षेत्र या प्रदेश के क्षेत्रीय आकार, क्षेत्रफल को मापनी की सहायता से मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाए। बिना मापनी पे मानचित्र पर इसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, भूतल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को क्या कहा जाता है? मापनी कहा जाता है। मापनी प्रदर्शन हेतु सामान्यतः तीन विधियां प्रयुक्त की जाती है: साधारण कथन विधि, रेखा द्वारा और प्रदर्शक भिन्न, जिसको आरेख भी बोला जाता है, आरेख के द्वारा। तो पहला है बृहद मापनी। इसके द्वारा भूतल के छोटे क्षेत्र की अपेक्षाकृत बड़ा दिखाया जाता है। किसी नगर, ग्राम, ब्लॉक, तहसील, जनपद आदि को प्रदर्शन करने के लिए बृहद मापनी उपयुक्त होती है। इसके लिए 1/50 या 1/500 या 1/100 प्रदर्शक भिन्न आदि इसके उदाहरण है। सेकंड है मध्य मापनी। तो मध्य मापनी जो है स्थलाकृति मानचित्र इसी मापनी पर बनाए जाते हैं तथा मध्यम आकार के प्रदेशों के लिए इसी मापनी का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए लेते हैं 1:50,000, 1:25,000 आदि निरूपक भिन्न जो आरेख है, निरूपक भिन्न, इसका उदाहरण लिए जाते हैं। अगला है लघु मापनी। लघु मापनी है वो बड़े क्षेत्रों के अंदर काम में ली जाती है। जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वहां पे लघु मापनी काम में ली जाती है। देखो कैसे, भूतल के किसी बृहद भूखंड जैसे महाद्वीप या संपूर्ण विश्व को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त है वो है प्रदर्शक भिन्न है। वो 1/5 लाख, 1/10 लाख, 1/20 लाख इसके उदाहरण है। किसी मानचित्र प्रक्षेप या मानचित्र को बनाने के लिए उपयुक्त मापनी का चुनाव करना आवश्यक होता है। पहले क्या किया जाता है? किसी न किसी मापनी का विशेष रूप से चुनाव किया जाता है, उसकी दूरी के अनुसार उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। बृहद मापनी को प्रदर्शित करने के लिए लघु मापनी और लघु प्रदेश को दिखाने के लिए बृहद मापनी का प्रयोग किया जाता है। एक बार दोबारा देखो कि बृहद प्रदेश को प्रदर्शित करने के लिए लघु मापनी और लघु प्रदेश को दिखाने के लिए बृहद मापनी का प्रयोग किया जाता है। यानी अपोजिट। मानचित्र पर सूक्ष्म तथ्यों को प्रदर्शित करने हेतु बृहद मापनी और स्थूल तथ्यों को दिखाने के लिए लघु मापनी उपयुक्त होती है। प्रदेश की संकल्पना या प्रादेशिक संकल्पना है। अगला है, छठा है प्रदेश की या प्रादेशिक संकल्पना। भूगोल अध्ययन की दो विधियां हैं। नंबर फर्स्ट है क्रमबद्ध विधि और सेकंड है प्रादेशिक विधि। तो इसके आधार पर ही भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। प्रदेश एक क्षेत्रीय इकाई होता है जिसके अंतर्गत विशिष्ट अथवा समान अभिलक्षण पाए जाते हैं। अपने विशिष्ट अभिलक्षणों के कारण यह अन्य भूभागों से भिन्नता रखता है। अगला है, सातवां है, वो है कालिक परिवर्तन की संकल्पना। कालिक परिवर्तन की संकल्पना है पर्यावरण के सभी तत्व, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय हो, जड़ या हो या चेतन हो, सभी परिवर्तनशील है और उनके स्वरूप में परिवर्तन की प्रक्रियाएं निरंतर क्रियाशील रहती है।
प्रकृति के नियम के अनुसार प्रत्येक जीव या वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसका क्रमिक विकास होता है और अंत में उसका विनाश भी हो जाता है। इसी जीवन चक्र जो है प्रणाली कहा जाता है। जीवन चक्र जो प्रणाली है, विकास का क्रम प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सभी तत्वों पर लागू होता है। भूतल पर परिवर्तन करने वाली शक्तियों को 3 वर्गों में रखा जाता है। नंबर 1 है, मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से ऊपर ले ये आपने लिख लिया हो गया। पॉइंटों को आप लिख लो, इसके अनुसार ही आपको पहले से भी पॉइंटों के अनुसार वर्णन करना है। देखो कार्य परिवर्तन में है, नंबर 5 है वो है भौतिक शक्तियां। भौतिक शक्तियां तथा सेकंड है, पहला देखो भौतिक शक्तियों के बारे में, और दूसरा है जैविक शक्तियां, और थर्ड है वो है मानव शक्ति। ठीक है, तो इसमें देखो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भौतिक, जैविक और मानवीय शक्तियों द्वारा काला अनुसार यानी क्रम के अनुसार यानी समय के अनुसार, इसको काल क्रम के अनुसार यानी समय के अनुसार परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। यानी इन सभी के अनुसार 2 प्रकार से परिवर्तन होते हैं। नंबर 5 क्या हो गया? अल्पकालीन, अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए, और सेकंड क्या हो गया? दीर्घकालीन यानी दीर्घकाल के लिए परिवर्तन। तो देखो अल्पकालीन जो परिवर्तन होंगे, ऊपर वाला जो अल्पकालीन परिवर्तन होंगे वो ऋतु परिवर्तन, प्रवास, या जिस प्रकार से दिन रात बनना, या किसी मौसम में अचानक पलटाव होना, या जिसको बोले जाते हैं जैसे कोई भूकंप आ गया या ज्वालामुखी आ गई। और दीर्घकालीन जो है इसमें धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होगा, भूमुखीय परिवर्तन होगा, किसी पर्वत का उत्थान होगा। तो ये चीजें हैं वो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। अब है अगली जो अवधारणा है वो स्थानिक अंतःक्रिया की। स्थानिक अंतःक्रिया की संकल्पना 2 या 2 से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया, प्रतिक्रिया, संपर्क, स्थानांतरण तथा संयोजन से है। जैसे 2 क्षेत्रों के मध्य जनसंख्या, प्रवास, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, यातायात, संचार आदि से है। स्थानिक अंतःक्रिया के लिए 2 या अधिक स्थानों का व्यक्तियों का होना आवश्यक है। स्थानिक अंतःक्रिया के लिए 2 मौलिक दशाएं हैं। नंबर पहला है संपर्क, यानी आपस में संपर्क होना, तथा दूसरा संचार का होना। संचार का होना अनिवार्य है, इसके अभाव में स्थानिक जो अंतःक्रिया नहीं हो सकती। पारस्परिक संपर्क जितना ही अधिक होगा, 2 क्षेत्रों के मध्य अंतःक्रिया भी उतनी ही अधिक होगी। स्थानिक अंतःक्रिया 2 प्रकार की होती है। नंबर 5 है संयोजन, और एक है दूसरा है वो है वियोजक। संयोजक और उसमें वियोजक है। देखो जो अंतःक्रिया, नंबर 5 से देखो संयोजक में जो अंतःक्रिया 2 क्षेत्रों के मध्य सहयोग, सद्भावना, एकीकरण, संगठन आदि को बढ़ाने वाली होती है उसे संयोजक अंतःक्रिया कहते हैं। वियोजक होगी जो अंतःक्रिया विघटन और पृथक्करण में सहायक होती है उसे वियोजक या परस्पर संघर्ष उत्पन्न करती है उसे वियोजक अंतःक्रिया कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी 8वीं जो अवधारणा थी वो हो गई। तो इसके अंदर अब देखो कुछ मौलिक अवधारणाएं हैं वो देखो इस प्रकार से।
प्रत्येक विज्ञान अध्ययन कुछ मौलिक संकल्पनाओं पर भी आधारित है। तो मौलिक संकल्पनाओं पर आधारित है। तो इसमें देखो पहला है नंबर एक रूपतावाद की संकल्पना। अगला है 9वीं है मौलिक संकल्पना की कोई बात करते हैं तो है एक रूपतावाद की संकल्पना। इसमें देखो जो एक रूपतावाद है यह पृथ्वी के धरातल के परिवर्तन से संबंधित संकल्पना है जो निरंतर क्रियाशील प्रक्रियाओं को ही परिवर्तन का आधार मानती है। इस संकल्पना का प्रतिपादन है वो किसने किया था? जेम्स हटन ने किया था। जेम्स हटन ने इसका जो प्रतिपादन किया था इसके अनुसार देखो 1785 में किया था। इस संकल्पना के अनुसार जो भौतिक प्रक्रियाएं तथा नियम भूतल पर वर्तमान समय में कार्यरत है वे ही पिछले करोड़ों वर्षों से भौमिकीय काल के अंदर ही क्रियाशील है। यद्यपि उनकी क्रिया की तीव्रता की मात्रा भौतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। इसी प्रकार सेकंड है वो है प्राकृतिक भूदृश्य की संकल्पना। तो ये तो हो गया। अगली लेते हैं स्थल रूप की संकल्पना। स्थल रूप में विभिन्न प्रकार के आपको रूप बता दिए स्थल रूप की, जिसमें झील, प्रताप, जलप्रपात, फियोर्ड, तट, महासागरीय तट, ये विभिन्न प्रकार की है। जो अगला है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना की अवधारणा है जो इसके अंदर देखो भूगर्भिक या भौमिकीय संरचना का तात्पर्य भूपटल में स्थित शैलों की प्रकृति यानी अंदर किस प्रकार की भौमिकीय संरचना पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस, यानी किस प्रकार की है, उनकी अंदर की संरचना कैसी बनावट में बनी हुई है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार है जलवायु परिवर्तन की संकल्पना लेते हैं। जलवायु परिवर्तन की संकल्पना। तो जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं की औसत तथा उन दशाओं में पाई जाने वाली भिन्नताओं को प्रकट करती है। जलवायु विस्तृत है तथा अधिक समयावधि में के लिए मौसम के तत्वों जैसे तापमान, वायु दाब, वायु की गति, दिशा, आवश्यक दशा, वर्षण, आर्द्रता आदि के औसत मध्यमान को प्रदर्शित करती है। तो किसी प्रदेश की जलवायु संबंधी दशाओं में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। तो ये एक लंबे समय तक हो जाता है। इसी प्रकार कह सकते हैं आवर्धन चक्र की अवधारणा। आवर्धन चक्र की अवधारणा यानी आवर्धन चक्र भौतिक भूगोल भू आकृति विज्ञान की एक प्रमुख संकल्पना या सिद्धांत है जिसके प्रतिपादन अमेरिका मॉरिस डेविस ने किया था। डेविस ने इनका प्रतिपादन किया था और इस डेविस के अनुसार क्या होता है आवर्धन चक्र वह समयावधि या विकास की श्रृंखला है जिससे होकर एक नवीन उत्थित भूखंड आवर्धि द्वारा युवा, प्रौढ़ तथा जीर्ण अवस्था में गुजरता हुआ अंत में समप्राय यानी पेनिप्लेन यानी मैदान बन जाता है। यानी धीरे धीरे उठाव होता है किसी पर्वत का, फिर वो धीरे धीरे बाह्य जो कारक होते हैं उनके द्वारा काट के एक संपन्न मैदान वापस से बन जाता है। पर्यावरणीय संतुलन की संकल्पना। अगला है 14 है पर्यावरणीय संतुलन की संकल्पना। पर्यावरणीय जो संतुलन है उसकी संकल्पना किस प्रकार से है? दो विपरीत शक्तियों या प्रभाव के बीच में समस्थिति की दशा को क्या कहते हैं? संतुलन। यानी दो विपरीत स्थितियां हैं उनमें बीच में क्या है? यहां तक मान लो ये दो विपरीत, यहाँ के बीच वाला ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? यहाँ पे संतुलन हो, समस्थिति हो। तो इसमें देखो पारिस्थितिकीय संयोजन का पाया जाता है जिसमें विभिन्न तत्वों के सापेक्ष संतुलन
बना रहता है। इस प्रकार के पर्यावरणीय संतुलन अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक दोनों प्रकार के होते हैं। मौसम संबंधी परिवर्तन अल्पकालीन होते हैं, जिसके कारण इसके द्वारा प्रभावित पर्यावरण संतुलन भी अल्प अवधि वाला होता है। जलवायु में परिवर्तन दीर्घकाल में होता है, अतः वनस्पति क्षेत्र और प्राकृतिक वनस्पतियों के मध्य दीर्घकालीन संतुलन पाया जाता है। इसी प्रकार से देखते हैं कि भौतिक जो अवस्थाएं हैं उनमें कई चीजों में आपस में संतुलन के कारण ही पृथ्वी पर है जो समान संतुलन पाया जाता है। भौतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्व एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और साथ ही एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसे अंतर्निर्भरता के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। यदि किसी कारण से आकस्मिक परिवर्तन होता है और पर्यावरण में असंतुलन होता है तो वह शीघ्र ही असंतुलन दूर करने के लिए पुनः पर्यावरण को पारिस्थितिक तंत्र संतुलित अवस्था में आ जाता है। उदाहरण जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप आदि प्राकृतिक जो कारणों से उत्पन्न पर्यावरणीय असंतुलन थोड़ी ही समय में समाप्त हो जाता है और उसके पश्चात पर्यावरण में पुनः संतुलन स्थापित हो जाता है। तो इस ये प्रकार की ये जो है भौतिक भूगोल की जो चिंतन है उसके अंदर ये जो अवधारणाएं थी उनका प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो पहला टॉपिक है, इसमें से ध्यान रखना हमेशा 3 प्रकार से या 3 या 4 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। या तो इसकी मौलिक संकल्पना पूछी जाती है या सीधा कह दिया जाता है अवधारणा, या इसके विशेषतर प्रकृति के बारे में या परिभाषा अर्थ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट टॉपिक था आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।